हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो टॉपिक है फिजिक्स का। आपके सामने है कि एडिशन कैसे कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के। सही है ना। तो भाई देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हम कैसे किसी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो भाई देखिए, एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, वो है कंपोनेंट्स। क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट, है ना। तो कंपोनेंट किसके होते हैं? जब भी एक वेक्टर को उसके रिजॉल्व किया जाता है तो हम उसके क्या करते हैं हासिल? व्हाट विल वी गेट? तो हम हासिल करते हैं उसके कंपोनेंट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पिछले वाले टॉपिक के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। सही है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन बी रिजॉल्व टू वेक्टर्स। सही है, मतलब हाउ कैन बी रिजॉल्व वेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, ये वेक्टर होता था, सही है, ये वेक्टर ए होता था, और क्या होता था कि यहाँ पर इस ए वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते थे, रिजॉल्व कर देते थे। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ये बन जाता था ए एक्स, और ये वाला कंपोनेंट बन जाता था ए वाई। क्या बन जाता? क्योंकि एंगल जिसके साथ बनता है उसके साथ उसका होता है एक्स कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो क्या बचा? वाई कंपोनेंट। ये शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको क्या था। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर जाके देखें, चैनल पे विजिट कर लें, वरना इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें, अब यहाँ हमारे टॉपिक है कि हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के साथ। चलें भाई, यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सही है, एक्स और वाई, ये कंपोनेंट के लिए शो करवा रहा हूँ। सही है ना। देखिए, एक्स और वाई एक्सिस आ गया। अब क्या आ गया कि यहाँ से जो एक वेक्टर है, ये मैंने इसको नाम दे देता हूँ फटाफट। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर, ये समझ लो, ये वेक्टर ए1 है, ये वेक्टर ए2 है। क्या है? ये वेक्टर ए1 है, ये वेक्टर ए2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो ए1 के साथ एंगल बन रहा है वो है θ1, जो ए2 के साथ एंगल बन रहा है वो है θ2। यहाँ तक भी क्लियर है। अब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं हेड टू टेल रूल। सबसे पहले इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल रूल। तो हमने यहाँ पर ये आपके सामने एक और पिक्चर दिख रही है, सही है, मतलब एक और आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि वेक्टर ए1 ऐड हुआ है ए2 के साथ। सही है, ये इसकी हेड है। चलो मैं नाम लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए भाई, ये वाला वेक्टर कौन सा है? A1, और ये वाला वेक्टर कौन सा है? A2, है ना। यही है ना, ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है। हम हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं? पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ते हैं। तो देखिए, पहला वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ा हुआ है। और रिजल्टेंट कैसे हासिल करते हैं? हम रिजल्टेंट हासिल करते हैं लास्ट वेक्टर वाले की हेड है ना, और शुरू जहाँ से पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ हम लोग एक लाइन बनाते हैं, और हेड कहाँ आता है? हेड आता है लास्ट वाले वेक्टर पे। तो ये मिल जाता है हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का ऐड करने पर। आपको तो पता है कि जब भी हम 2+3 करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो आंसर मिलता है ना। तो वही बात है कि अगर हमने दो वेक्टर को ऐड करा है तो इसका भी तो हमें कुछ हासिल होगा, तो वो हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर इस कंडीशन के लिए रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्या? ए आएगा। क्या आएगा? ए। क्या लिखूंगा मैं? कौन सा वेक्टर आएगा? वेक्टर ए। चलें, यहाँ तक क्लियर है। सही है ना। तो मैं यहाँ एरो भी बनाता रहता हूँ ताकि ये एरो क्या शो करते हैं कि ये एक वेक्टर है। चलें, एरो लगाना मत भूलिएगा, सब पे एरो लगा रहा हूँ मैं। चले भाई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से फोकस करते जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को आर से भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो दो वेक्टर थे उनका नाम था A1 और A2। तो मैंने सोचा जब रिजल्टेंट वेक्टर को मैं क्या नाम दे सकता हूँ? ए दे सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा मेन काम शुरू होने जा रहा है। अब हम करेंगे वेक्टर की रिजोल्यूशन। क्या करेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपको एंगल बनवा दूं, क्योंकि एंगल तो बनाना है ना। वेक्टर A1 के साथ जो एंगल बन रहा था वो θ1 है, वेक्टर A2 के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा θ2। चलें,
अब यहाँ पर जो A1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो है θ1, और इसके साथ मैं थोड़ी सी इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो इसके साथ एंगल बन रहा है वो बनेगा A2 वेक्टर के साथ, वो बनेगा θ2। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सब कुछ, है ना। अब काम शुरू होने वाला है रिजोल्यूशन का, सही, रिजॉल्व करने का। अब हमारा काम है, क्योंकि हमारे टॉपिक में ही लिखा हुआ कंपोनेंट चाहिए, तो हमें हर वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए। चलें, अब यहाँ पर हम A1 को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, A2 को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में, फिर फाइनली हम रिजॉल्व करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। क्यों करेंगे? ताकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिले, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है कंपोनेंट मेथड को, कंपोनेंट से ही मालूम करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलें, सबसे पहले मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूँ किसको, A1 वेक्टर को, और बहुत आसान है, बस देखते जाएं, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये देखें, ये वेक्टर था, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर था, इसकी ये हेड है और ये इसकी टेल है, सही है। जहाँ पर इसका हेड था ना, ये वहीं तक आएगा इसका एरो, कहाँ तक आएगा, जहाँ तक इसका हेड है ना वहीं तक इसका एरो आ गया। तो ये इसका वेक्टर बन गया Ax, और एक कंपोनेंट बन गया A वेक्टर का, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा Ay बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Ay, जिसके साथ एंगल बनेगा वो उसका होगा x कंपोनेंट, जिसके, और दूसरा वाला क्या होगा, y कंपोनेंट। अब यहाँ आपको फोकस करना है एंगल पर, सही है। एंगल किसके साथ बन रहा है, x एक्सिस के साथ बन रहा है ना, x एक्सिस के साथ नहीं बन रहा है एंगल। तो अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, और आप मेरे को अच्छी तरीके से नोटिस करिएगा। तो भाई देखें, ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। ये जो वेक्टर है A, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फोकस करेंगे तो ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर A1 है। कौन सा वेक्टर है, A1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ आके इसका x कंपोनेंट हो गया पूरा, क्या हो गया, इसका x कंपोनेंट हो गया। तो अब मैंने इसको क्या बोला, A1 था ना, तो मैं अब इसको नाम दूंगा A1x, सही। इसी तरीके से जो ये वाली जो लाइन है ये बन जाएगी इसका क्या, y कंपोनेंट, क्या बन जाएगा, इसका y कंपोनेंट बन जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा A1y। क्लियर हुआ कुछ? देखिए भाई, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको फोकस करें, ये बिल्कुल यही वेक्टर है, आप बोलेंगे है, तो ये जो हेड तक इसका ये बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका x कंपोनेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ A1x, सही है, x कंपोनेंट ऑफ A1, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया x कंपोनेंट ऑफ A1, और ये बन गया y कंपोनेंट ऑफ A1। हमने A1 को रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में, सही है, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। क्लियर हो चुका है यहाँ तक, सही है। अब हम जा रहे हैं रिजॉल्व करने कौन से वेक्टर को, A2 वेक्टर को। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ रिजोल्यूशन करी, इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। चलें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको भी, ताकि आपको हर चीज़ पॉइंट क्लियर कर सकूँ। देखें, ये जो एरो यहाँ पर जो शुरू हो रहा है दूसरा वेक्टर, कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा वेक्टर, और यहाँ आके ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसकी एक इमेजिनरी लाइन दे दूंगा, यहाँ पर देखें, ये आ गया। उसके बाद ये मैंने बना दिया इसका, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। चले भाई, ये आ गया इसका x कंपोनेंट, चले भाई, यहां तक आ गया इसका x, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये कौन सा हो गया, A2x। क्या हो गया, क्योंकि वेक्टर कौन सा था, A2 था, तो इसके साथ A2x आ गया, क्योंकि x क्या बता रहा है, x कंपोनेंट ऑफ A2। और ये वाली जो लाइन है ये बन जाएगा A2y। क्या बन जाएगी, A2y। तो भाई देखें, ये बन जाएगी A2y। तो यहाँ लिखूंगा मैं A2 और ये आ जाएगा y। चलें भाई, उम्मीद है यहाँ तक तो सब क्लियर होता जा रहा होगा ना। चलें, दो वेक्टर को हम अभी तक रिजॉल्व कर चुके हैं। एक तो A1 को रिजॉल्व कर दिया हमने इसके कंपोनेंट्स के अंदर, और एक वेक्टर 2 को, मतलब A2 को हमने रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। अब क्या करना है, अगर गौर करें तो आपको एक और चीज़ नजर आएगी, वो क्या है, हमने पढ़ा था फ्री वेक्टर, है ना, जिसमें हम एक वेक्टर को इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, सही है।
तो भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, a2x है ना, तो इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो मैं इसको यहाँ पर, तो ये भी तो a2x होना चाहिए फ्री वेक्टर के हिसाब से। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूँ वेक्टर की। क्या कर रहा हूँ मैं, पैरेलल शिफ्टिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2x, क्या हो जाएगा a2x, यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा a2x, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो a2x ये ना, तो हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये भी तो a2x होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर a1y लिखा हुआ ना, ये a1y, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ, ये भी तो a1y होना चाहिए ना। चलें, तो अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा a1y, तो यहाँ मैं लिख दूंगा a1y। फ़ायदा क्या हुआ, है ना, यही पूछ रहे होंगे कि सर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना, क्या हुआ पता है, चलो मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा, जस्ट गिव मी मिनट। सो सुना, आप बताता हूँ कि फ़ायदा क्या हुआ। देखिए फ़ायदा ये हुआ कि हमने y कंपोनेंट्स को अलग करके रख दिया, इस साइड पर आ गया, और x कंपोनेंट हमें एक साइड में मिल गया, समझे, एक एक्सिस पे मिल गया, ये हमें y एक्सिस पे मिल गया और ये हमें x एक्सिस पे मिल गया, ये फ़ायदा हुआ। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग का। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से हमने क्या कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर अब काम आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक क्या करा है, अभी तो हमने a1 को रिजॉल्व कर चुके हैं, a2 को रिजॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब बाकी है रिजोल्यूशन किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं कौन से वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर को। चलें भाई कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। देखें ये हमने, अब जब हम फर्स्ट पहले वेक्टर पे थे तो हमने यहाँ तक रिजॉल्व करा था ना, है ना, तो जब हम दूसरे वेक्टर पे थे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रिजॉल्व करा था। अब ये पूरा वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, तो इसकी रिजोल्यूशन तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये पूरा इसका एक्स एक्सिस होगा, एक्स कंपोनेंट बनेगा, और ये इसका पूरा वाई कंपोनेंट बनेगा। क्लियर। तो भाई यहाँ से लेके मैं लाइन बना देता हूँ, लाइन क्या बना रहा हूँ, बिल्लू से बना रहा हूँ। देखें ये बन जाएगा इसका पूरा क्या, ए कंपोनेंट, ए वेक्टर है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ऐसे बनेगा, एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो गया, और ध्यान से सुनिएगा यहाँ से लेके ए वाई क्या होगा, ए वाई यहाँ से लेके कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, ये क्या होगा ए वाई। हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ये एक्स का आ गया इसका कंपोनेंट और ये आ गया ए वाई। अब हमें मालूम करना है क्या, अब हमें मालूम करना है हमें सबसे पहले मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। देखिए भाई अब मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो अगर फोकस करें तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, और वो क्या है, देखिए तो यहाँ पर ये एक, अगर पूरे को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे, तो ये आपको एक नज़र आएगा ट्रायंगल। अगर इस शेप को देखेंगे, इस शेप पर अगर फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, फोकस करें थोड़ी देर, नज़र आएगा आपको। तो इसको और इसको मैच करके देखें तो आप बोलेंगे सर नज़र आ गया नहीं आ गया। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इसके ज़रिए रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सही है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो भाई आपको बताता हूँ। देखें तो भाई देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहाँ पर अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एक्स कंपोनेंट भी आता हो, सही है, और वाई कंपोनेंट भी आ रहा हो, और समझ लें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी ना यहाँ पर, किसकी लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, या तो साइन थीटा का फॉर्मूला, या तो कॉस थीटा का, या तो क्या टेंजेंट थीटा का। लेकिन यह तीनों ही नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे जब भी हम कोई भी फॉर्मूला फंक्शन लेते हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो साइड आ रही होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ दो साइडें आ रही होती है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर तो दोनों साइडें आनी चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर खुद भी आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। तो हाँ, अगर हम यूज़ करते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब बोलता है हमारे को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल, लेकिन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस और बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम यूज करेंगे इसको किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक काम और करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि ax क्या है, ax की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर हमारे को ax भी बताना पड़ेगा, ay भी बताना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमें मालूम करना है तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ax और ay होगा तो हम डायरेक्ट जब हम लगाएंगे तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ax की वैल्यू क्या बनेगी और ay की वैल्यू क्या बनेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर चलें भाई। देखिए अब क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है एक्स कंपोनेंट का। तो भाई याद रखिएगा मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे एक्स कंपोनेंट का। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ax है, तो ax के अंदर क्या बनेगा, अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो हमें नहीं मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें नहीं मिल जाएगा x। तो यहाँ मैं लिखूंगा ax बराबर होगा किसके, a1x प्लस a2x। तो ये आ गया हमारे पास क्या, चलो एक और इसको और सिंप्लीफाई करूं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या होगा, ax बराबर आएगा a1 cos थीटा के और a2 cos थीटा के। अब आप ये एक ही cos थीटा 1 और ये cos थीटा 2, अब ये एक्सप्लेन करने दें। देखिए यहाँ पर ये क्या है, x कंपोनेंट है ना, याद रखिएगा कि x कंपोनेंट के साथ हमेशा आता है cos थीटा और y कंपोनेंट के साथ आता है हमेशा sin थीटा। अपने दिमाग में बिठा लें, x कंपोनेंट के साथ cos थीटा, y कंपोनेंट के साथ sin थीटा। चलें यहाँ तक क्लियर, आगे देखें। और थीटा 1 और थीटा 2 मैं आपको बता चुका हूँ, a1 जो एंगल बना रहा है वो थीटा 1 है, a2 जो एंगल बना रहा है वो थीटा 2 है। चलें यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब जल्दी से देख लें, देखें क्या करने जा रहा हूँ मैं, ax बराबर होगा, चलो अब तो ये खत्म हो चुका है, ये हमें मिल चुकी है वैल्यू ax की। तो ये देखें अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ay को लेना है। तो ay किसके बराबर होगा, ay किसके बराबर होगा, सबसे पहली बात चलाया देखिए ay बराबर होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ay मिल जाएगा, बस कौन सी बड़ी बात है। तो बस लिख दूंगा मैं यहाँ पर a1y प्लस a2y, और उसके बाद इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y लगा हुआ है तो इसका मतलब साइन फंक्शन आने वाला है। तो यहाँ भी लिखूंगा a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके सामने दोनों आ चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट भी आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड आ गया y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलें अब यहाँ पर मालूम कर लेते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई देखिए अब हमें क्या करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम को, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। याद है ना सबको पाइथागोरस थ्योरम? उम्मीद है याद होना चाहिए सबको। क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सही है। हाइपोटेनस क्या है इस कंडीशन में? तो आप बोलेंगे सर इस कंडीशन के लिए हाइपोटेनस है ए। बिल्कुल करेक्ट, ए का स्क्वायर इक्वल टू, चलो आपको एक और रिवाइज कराऊं। देखिए आपको साइड में याद दिला देता हूं। देखिए ये जहां से लेके यहां तक कहलाती है बेस, यहां से लेके यहां तक कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड होती है ये कहलाता है हाइपोटेनस। सही है। तो यहां पर भी करवा देता हूं। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। सही है। एक ये, एक ये, एक ये। तो ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस। ये जो साइड होती है खड़ी हुई इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने होती है। एंगल यहाँ बन रहा होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये जो खड़ी साइड होती है इस तरीके से उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उम्मीद है क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। आप समझ गए? अब इसके हिसाब से पूछूंगा मैं। सही है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। परपेंडिकुलर पूछ रहा हूँ तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये बता दो। क्या बता दो? ये। और ये पूरा किसके बराबर है? ए वाई के ना। किसके बराबर है? ए वाई के। तो यहाँ पर ए वाई का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या करना है? देखें उसके बाद बेस क्या है? एक्स। क्या है? एक्स का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए करना क्या है। अब यहाँ पर ए बराबर, अब देखिए ये हमें मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर को। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर है, हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे। अगर सीरियसली बात बताऊँ तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रूट ऑन बोथ साइड। रूट ऑन बोथ साइड जब लगाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। चलो ब्लू से लिखता हूँ, चले आगे देखें फटाफट। तो ये आ जाएगा रूट और इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। ये आ गया रेडिकल। आप सबको जानते हैं कि स्क्वायर से कट जाता है रूट, तो हमें फाइनल जो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्लियर हुआ कुछ? तो आप बोलेंगे सर क्लियर हो रहा है। सही है ना। तो ये बात होती है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने ए एक्स की वैल्यू क्यों निकलवाई, ए वाई की वैल्यू क्यों निकलवाई। अब नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए। आर यू रेडी? चलें अब देखिए करना क्या है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब नीचे देखें, अब यहाँ पर हम ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए एक्स हमारे पास क्या निकला था? a1 cos थीटा 1 और a2 cos थीटा 2। तो यहाँ पर a इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? ए एक्स की वैल्यू वो क्या है? a1 cos थीटा 1, a1 cos थीटा 1 प्लस ये आ गई प्लस a2 cos थीटा 2, a2 cos थीटा 2। ये आ गई एक्स की वैल्यू। सही। और इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो इनके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दें। उसके बाद आगे वाली वैल्यू देखें। आगे तो भाई देखें अब बारी है ए वाई के स्क्वायर की। तो ए वाई की क्या वैल्यू है? a1 sin थीटा 1, a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2, और इसके ऊपर भी क्या है? स्क्वायर। तो ये जो आपको मिला है, ये मिला है कि हाउ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब एक चीज़ रह गई है, और वो क्या है कि आपको मालूम करना है क्या? मैग्नीट्यूड। अब आपको मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो स्टूडेंट्स अब मालूम कर लेते हैं डायरेक्शन को रिजल्टेंट वेक्टर की। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा 3 फंक्शन, एक तो है साइन फंक्शन, एक तो है कॉस फंक्शन और एक है टेन फंक्शन। तो याद रखिएगा आपको इन तीनों में से सिर्फ एक फंक्शन को सिलेक्ट करना है डायरेक्शन मालूम करने के लिए। और अब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब कन्फ्यूजन बढ़ गई। तो याद रखिएगा आपको इन तीनों में से वो फंक्शन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर रिजल्टेंट वेक्टर ना आ रहा हो, मतलब हाइपोटेनस ना हो। तो अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, ऐसा फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन कौन सा है? tan थीटा, क्योंकि इसके अंदर हाइपोटेनस नहीं है।
सही है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो आप इसके ज़रिए एंगल बता सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप एंगल बता दें, सही, तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। सही, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan फंक्शन को, किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं तीनों को मिटा और दोनों को मिटा देता हूँ। अब tan फंक्शन पे हमें काम करना है। देखें, tan फंक्शन tan थीटा बराबर होता है किसके? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, यहाँ क्लियर है? आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। चलें, अब याद रखिएगा ये थीटा यहाँ पे रुकेगा क्योंकि हमें एंगल मालूम करना है। तो ये tan है ना, ये tan क्या हो जाएगा? इन्वर्स। tan क्या हो जाएगा? इन्वर्स। और परपेंडिकुलर क्या है? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर तो ए वाई है। बिल्कुल करेक्ट, परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई डिवाइड बाय बेस क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर बेस पूरी होगी ए एक्स, ये आ गई ए एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गई? ए एक्स। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन मालूम करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर की। समझे? ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है? डायरेक्शन मालूम करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर की। चलें भाई, यहाँ जाके ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर और पूछा गया है कि हमें ये बता दें कि अगर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड व्हेन, जब वेक्टर ए इज अलोंग टू एक्स एक्सिस, जब वेक्टर ए मतलब a1 सॉरी वेक्टर a1 इज अलोंग टू एक्स एक्सिस, जब वेक्टर क्या हो? a1 एक्स एक्सिस के साथ हो। समझे क्या मतलब? क्या ये उठा हुआ है ना अभी, तो ये पूरा जो डायग्राम जो बनेगी वो सिर्फ जो पहला वेक्टर होगा a1 वो पूरा एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो उस वक्त मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ, जो आपको इस जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होगी, तो उसके हिसाब से मैं आपको करा देता हूँ फटाफट। तो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, अब इसके लिए हमने बना ली है डायग्राम, ये आपके सामने है। अब हम इसको पूरा करेंगे समझ कर। उससे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ए वाई की क्या वैल्यू थी, हमने निकाली थी ए वाई बराबर ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो ये बन गया था ए वन वाई प्लस ए टू वाई, और ए एक्स की क्या वैल्यू थी? ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। तो ये फॉर्मूला इसके लिए बनाता है जब हमने पहले वाली डायग्राम बनाई थी। अब इस वाली डायग्राम के लिए हमें निकालना है। तो भाई देखें, अब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले इनके वेक्टर्स को। सही है, वही काम करना है बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ फर्क क्या आ गया कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, एक्स एक्सिस के साथ आ गया सिर्फ। सही है, तो भाई देखिए अब क्या करना है, बिल्कुल वही स्टेप। सबसे पहले हमें रिजॉल्व करना है। ये तो आपको समझ आ गया ना कि मैंने क्या करा है। ये ए वेक्टर था, जिस ए1 वेक्टर था, ये ए2 वेक्टर था। सही है, तो ए1 के साथ भी एंगल बन रहा था θ1, और ए2 के साथ जो एंगल बनेगा वो θ2 होगा। याद हो गया? अब यहाँ पर जो ए वेक्टर है, ए1 वेक्टर है, वो तो एक्स एक्सिस के साथ ही है बिल्कुल। तो यहाँ तक आ गया ए1 वेक्टर। सही है, मैंने लिख चुका हूँ ए1 है। सही, ये वेक्टर ये, और इसके साथ सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ऐड करना है ना। पहले वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल जोड़ते हैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से। तो ये जोड़ चुका हूँ, डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। चले, उसके बाद इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपने बना दिया मैंने, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर θ1 बनेगा, मैंने आपको बता दिया θ1 ये होगा, और ये क्या होगा θ2, एंगल बता चुका हूँ मैं। A2 वाले वेक्टर के साथ θ2 बनेगा, A1 वेक्टर के साथ θ1 बनेगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम जा रहे हैं A1 वेक्टर को रिजॉल्व करने। क्या करने जा रहे हैं? A1 वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो भाई देखें, बहुत आसान है, अभी समझाया था। तो भाई देखें, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये क्या? A1x, और यहाँ से लेके, चलो मैं इसको ब्लैक से बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा A1y। चले भाई, हमने A1 वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया। ये आप देख सकते हैं A1y में और A1x में। क्लियर? चलें, अब बारी है A2 वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की। चलें, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका x कंपोनेंट सबसे पहले बना लेते हैं। तो भाई देखें, इसका x कंपोनेंट कहाँ तक होगा?
इसका एक्स कंपोनेंट इसके यहाँ तक होगा, तो यहाँ पर आ गया इसका हेड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है a2x, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या होगा a2y। अब हमने क्या कर दिया, a2 वेक्टर को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, एक तो x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल था वो x कंपोनेंट होता है, जिसके साथ, और उसके साथ दूसरा वाला क्या होता है y कंपोनेंट। सिंपल, आपको पता है, रिजॉल्व हो गया। अब किसको करेंगे रिजॉल्व? अब आप बोलेंगे सर अब बारी है रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व करने की। बिल्कुल सही, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर की बारी है ना, तो करें रिजल्टेंट को। चले आए फटाफट। और एक और बात में आपने नोट करी, आप बोलेंगे सर करी हमने। आप ये बोल रहे होंगे सर कि a1 वेक्टर बराबर है a1x के, मतलब a1x बराबर होगा किसके, a1 के। समझे, x कंपोनेंट ऑफ a1 वेक्टर इज इक्वल टू द a1 वेक्टर। समझे इस कंडीशन में, क्योंकि a1 वेक्टर x जिसके साथ ही है, तो वो पूरा x कंपोनेंट उसका a1x के, x कंपोनेंट ऑफ a1 वेक्टर, मतलब ये जो a1x है x कंपोनेंट ऑफ a1 वेक्टर वो बराबर होगा बिल्कुल a1 के, क्योंकि आप देख सकते हैं। सही है ना। चलें अब यहाँ पर एक कंडीशन बढ़ा दें, अभी तो समझ गया आप लोग। चलें अब बारी है रिजल्टेंट वेक्टर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की। चलें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ax, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, आप बोलेंगे सर ay, है ना। आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर ay होगा, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलें भाई, अब मेरा सवाल पूछने का टाइम आ चुका है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा काम करूँगा, इसके बराबर होना चाहिए बिल्कुल। क्या है x, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ay। हमने a वेक्टर को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलें अब बारी आ गई है फॉर्मूले पे चलते हैं। हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली, हम समझ लिया क्या क्या है, अब उसको मालूम कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। चले आए a1x, ये हम सब कुछ मालूम कर चुके हैं, कैसे मालूम करा सब कुछ पता है, सिर्फ हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। गहराई में जाना है तो पिछले वाले सब अभी करवाया था, उसको ध्यान से देख लें, समझ जाएंगे सब। देखें अब सिर्फ मैं क्या करूँगा, a1x किस, ये देखें a1x प्लस a2x, बिल्कुल वही है a1x प्लस a2x। a1x को हम क्या लिख सकते हैं, a1 cos थीटा 1, a2 को हम x को क्या लिख सकते हैं, a2 cos थीटा 2, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। चलें आगे देखें। और आपको तो पता है इस कंडीशन में a1x किसके बराबर है, a के ही, तो आप जरूर चाहें तो a भी लिख सकते हैं, सिर्फ a1 भी लिख सकते हैं। सही है। चलें ऐसे कंपोनेंट में लिख दिया तो अच्छी बात है, अगर वरना फिर आपको पता मसला क्या होगा, अगर आप x हटाते हैं तो cos थीटा भी हट जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। सही है ना। अगर ये x कंपोनेंट हटेगा, क्योंकि a1x बराबर है a के, a1 के, सही है, तो x कंपोनेंट तो हट जाएगा फिर, तो a cos थीटा 1 नहीं आएगा। लेकिन इस कंडीशन में लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इस कंडीशन में भी लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मर्जी है आपकी। चलें आगे देखें। अब y कंपोनेंट की बारी आ गई। y कंपोनेंट में क्या होगा, एक चीज़ की थोड़ा सा कम होगा, एक चीज़ जो आपको गौर करने वाली है, ध्यान से देखिए ज़रा। हमें जब मैग्नीट्यूड निकालना है y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का, तो हम यहाँ देखते हैं, है ना, यहाँ देखते हैं ना, तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ a2y है, a1y तो है ही नहीं, है ना, a1y तो है यहाँ पर, लेकिन हमने पिछले वाले सवाल में पैरेलल शिफ्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा ना पैरेलल शिफ्ट। तो आप बोलेंगे सही बात है सर, अब यहाँ तो पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, a2y, क्या आएगा, a1 क्या किसके बराबर होगा, मतलब y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, a2y के, कोई एडिशन नहीं होगी, तो यहाँ पर ही आ गया। सही है। और आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ay बराबर होगा a2 साइन थीटा के, साइन थीटा 2 के, क्योंकि a2 वेक्टर है, ओ सॉरी ये सही है। चलें मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट, तो यहाँ पर साइन थीटा 2 लगेगा। सही है, लगा दीजिएगा। चलें यहाँ पर समझ में आ गया, क्लियर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है अब तो, है ना। अब यहाँ पर
आने के बाद अब हमें मालूम करना था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आइए दोनों चीज़ें आ चुकी है हमारे पास, ax भी आ चुका है, ay भी आ चुका है। अब मालूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ a मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। अभी तक हमने क्या मालूम करे, रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब बारी है किसकी, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए। और आपको पता है हमने ये क्यों मालूम करा, क्योंकि हमारे को फॉर्मूले में हमने जब डिराइव करा अभी फॉर्मूला बताया कैसे आया, इसके अंदर आ रहा है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मतलब x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। क्लियर हो चुका है। चलें अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर a को। तो भाई देखिए रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद ax क्या है, a1 cos थीटा 1 a1 cos थीटा 1 प्लस a2 cos थीटा 2। सही है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा प्लस ay का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, a2 sin थीटा 2, a2 sin थीटा 2 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर और रूट भी पूरे पे आएगा। तो मैंने लगा दिया पूरे पे। सही है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलें यहाँ पर आ चुका है ये हमने रख दिया बॉक्स के अंदर। सही है, कोई क्लियर हो गया सब कुछ। चलें अब बारी है डायरेक्शन को मालूम करने की, किसके, रिजल्टेंट वेक्टर के। सही है, तो बहुत आसान है, फॉर्मूला भी वही है, थीटा इक्वल टू जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax। बस ay मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एंड x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड पुट करना है इनका। सही है, तो बस मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालेंगे किसका, ay का निकला हुआ है, किसके बराबर है, यहाँ सिर्फ मैं चेंज करके लिखना है मुझे बस, और कुछ भी नहीं करना। चलें ay किसके बराबर है, a2 sin थीटा 2 के। अगर सिंपल इसमें लिखेंगे तो किसके बराबर है, a2y के। यहाँ मैं लिखूंगा सिंपल a2y और ax किसके बराबर है, ऊपर वाले को लिखना a1x प्लस a2x। यह आ गया। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स a2y डिवाइडेड बाय ax डॉट प्लस a1 प्लस a2x, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ a1x बराबर है किसके, a1 के तो बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ पर आके हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया जो इसके हम लोग एडिशन का था। अब हम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लॉ ऑफ साइन के ऊपर, या तो मेरी वीडियो आएगी स्केलर प्रोडक्ट पर। सही है, इंशाल्लाह उसमें सारी प्रॉपर्टी भी कवर करेंगे, कम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, सब कुछ कवर करना है उसमें इंशाल्लाह। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ज़रूर ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्लास 11 एंड क्लास 12 की। सही है, तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।